चलिए, तो हिस्ट्री में हम लोग चल रहे थे गांधीवादी विचार, और गांधी के आज सामाजिक विचार प्रारंभ करना है। और सामाजिक विचार में हम लोग हेडिंग देते हैं वर्ण व्यवस्था पर गांधी के विचार। 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 चलिए कलम रख दीजिए। पहले खूब बढ़िया से हम लोग समझेंगे गांधी क्या कहना चाहते हैं, और फिर उसके बाद तब लिखने की प्रक्रिया हो जाएगी। आपका ये मॉड्यूल एकदम कंप्लीट हो जाएगा। देखो, शुरुआत से ही आप जानते हो कि जिस समय ऋग्वेद है उसी समय से ऋग्वैदिक काल से ही वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में भी आपने शूद्र शब्द का उल्लेख सुना है। तो इसीलिए 4 वर्ण बताए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन आपको यह भी याद होगा कि ऋग्वैदिक काल में इस वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, जन्म नहीं था। जब इस वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म हो गया, पिता जिस जाति के हैं बेटा वही जाति का होगा, तो ये जन्म आधारित जो वर्ण है उसको जाति कहते हैं। और जातियों का निर्माण वर्ण संकर के द्वारा हुआ है। जो भी जातियां बने हैं वर्ण संकर के द्वारा बने हैं। संकर समझते हो? तालाब से शंकर इस भगवान है, और ये शंकर बने मिश्रण होता है। तो वर्णों के मिश्रण, उटपटांग इधर उधर करके जो विवाह हुआ किया, तो उससे कई जाति बन, कई उपजाति बन। कुछ जाति बढ़िया रहे, कुछ खराब भी रहे, तो वो अलग वैरायटी हो गई। तो हम लोग को ऋग्वैदिक और तमाम इस सभी को करना नहीं है। हम लोग को ये समझना है कि धीरे धीरे इस जाति में हम लोगों ने क्या किया, स्तरीकरण कर दिया। हम लोग जाति में स्तरीकरण कर दिया। स्तरीकरण का मतलब होता है अस्तर बनाना, लेयर बनाना। कुछ जाति को हम लोग अच्छा कर दिया, कुछ को खराब कर दिया, किसी को द्विज कहे, किसी को हम लोग एक नई बात लाए, छुआछूत, अस्पृश्यता कहे कि इस जाति में छुआना नहीं है, छुआएंगे तो फिर एकदम खराब हो जाएगा। कई जाति को ऐसा भी कहे कि देखना भी पाप। आप पढ़े हैं हिस्ट्री में, देखना भी पाप। तो क्या ये वर्ण व्यवस्था सही है या गलत है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गांधी के विचार हम लोग पढ़ रहे हैं, आपका अपना विचार नहीं, गांधी के विचार पढ़ रहे हैं। अब एक ऐसा विवादित टॉपिक है कि इसमें कभी भी क्वेश्चन देगा तो जान के आपको देगा आलोचनात्मक परीक्षण करें। गांधी के विचार में भी आप क्या क्या कमी पा रहे हैं, उनकी क्या क्या लिमिटेशंस पा रहे हैं, वो भी लिखिए। तो आलोचनात्मक, चूंकि ये वर्ण व्यवस्था पर जितने भी हमारे व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति का सोच अलग अलग। अम्बेडकर जी का अलग चिंतन है, गांधी का अलग चिंतन है, नेहरू का अलग चिंतन, सबका अपना अपना विचार। तो आपसे अब पूछा जाए गांधी क्या कह रहे होंगे वर्ण व्यवस्था के लिए, होना चाहिए, सही है या सही नहीं है? तो गांधी इतना टाइट बोले हैं कि तुम विश्वास भी नहीं करो। गांधी कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान कुरान को नहीं मानता तो मुसलमान नहीं है, अगर कोई ईसाई बाइबल को नहीं मानता तो ईसाई नहीं है, और अगर कोई हिंदू जाति नहीं मानता है तो हिंदू नहीं। अब बताओ कैसा टाइट कर दिए। वो कह रहा है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, वर्ण और जाति ऊपरी स्तर पर एक ही है, सूक्ष्म दृष्टि से वर्ण कर्म आधारित है और जाति जन्म आधारित। लेकिन ओवरऑल मिला जुला के गांधी के लिए दोनों एक ही बात चल रही। तो गांधी कहते हैं कि ये हिंदू व्यवस्था का एक अंग है, पार्ट है, और ये उतना ही आवश्यक है जितना मुस्लिमों के लिए कुरान है और जितना ईसाइयों के लिए बाइबल है। इतना टाइट बोल। वो भी कह रहा है कि व्यवस्था मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक व्यवस्था है। हम धन्यवाद देते हैं वेद रचना करने वाले को जिसने इसको खोजा। ये मानव निर्मित नहीं है, मानव ने खोजा है, ईश्वरीय देने से, प्रकृति नहीं बनाया। और यह उतना ही सत्य है जितना न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सही है। देखिए गांधी कितना टाइट लाइन बोल रहे हैं। गांधी कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था उतना ही सही है जितना न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। ये गुरुत्वाकर्षण नियम क्यों गांधी बोले? क्योंकि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में सार्वत्रिक नियतांक आता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और वो ब्रह्मांड में सभी जगह एक समान होता है। तो ये कह रहे हैं कि यह वर्ण व्यवस्था सार्वभौमिक है, सार्वत्रिक है, सब जगह होना चाहिए। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, कह रहा है ब्रह्मांड में जैसे जी कांस्टेंट है ना, ये वर्ण व्यवस्था सब जगह होना चाहिए। तो तुमको घोर आश्चर्य हो रहा हो कि गांधी जैसे सज्जन व्यक्ति जात पात इतना कस के काय समर्थन दे रहे हैं। भाई इतना क्या विशेषता देख लिया कि जबरदस्त समर्थन, इससे बड़ा समर्थन गांधी और क्या दें कि न्यूटन के नियम जैसा सत्य कह रहे हैं, कुरान और बाइबल जैसा इसको अनिवार्य कह रहे हैं। तो और क्या प्रमाण दे? एकदम प्रमाण। उनसे कोई पूछता था कि बापू जाति रहना चाहिए कि नहीं, तो सोचो इतना टाइट लाइन बोल के आंसर देते थे। अब सवाल मन में आ रहा है कि आखिर क्या वो देख रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो गांधी ने कहा कि यह वर्ण व्यवस्था जो देख रहे हो, यह श्रम विभाजन पर आधारित एक प्रणाली है, और इस श्रम विभाजन पर जो आधारित प्रणाली आप देख रहे हो, इसमें श्रम की आवश्यकता और आपूर्ति में संतुलन होता है। इन दोनों में बैलेंस बनाने वाला, संतुलन लाने वाला यही है वर्ण व्यवस्था। आखिर क्यों गांधी इसका समर्थन कर रहे हैं, इसको हम लोग कुछ पॉइंट्स में देखते हैं। वर्ण व्यवस्था गांधी ने क्यों माना कि आवश्यक? तो हम लोग किसी तरह का डायग्राम बना लेते हैं। मान लें सपोज एक हम डायग्राम ही बना लेते हैं, और इसमें इस वृक्ष में हम लिख देते हैं वर्ण व्यवस्था की आवश्यकता। वर्ण व्यवस्था की आवश्यकता ये हम लोग कह दे महात्मा गांधी के दृष्टि में। ये महात्मा के गांधी के दृष्टि का पेड़ है, गमला, और उसमें वर्ण व्यवस्था की आवश्यकता को हमारे अंदर इच्छा है कि कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करें, तो हम लोग इन पॉइंट्स में इनको डिवाइड कर लेते हैं। जितना मर्जी हमारी इच्छा हो गया कि चलिए 5 तो 5, 6 तो 6, जितना मर्जी है आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब आप बढ़िया से समझिए, इनको हम लोग समझेंगे गांधी क्यों आवश्यक। गांधी कह रहे हैं कि सभी व्यक्ति को हम सलाह देते हैं कि आजीविका के लिए, जीवन यापन के लिए वे अपने पिता के कार्य को अपनाएं। गांधी सलाह देते हैं कि पिता के कार्य को अपनाई। इससे क्या होगा? आजीविका के लिए निरर्थक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, आजीविका के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी। अभी क्या है, सब लोगों ने दिमाग में एक ही चीज बैठा लिया है कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए। सब यही कर लिया, पिता क्या करते हैं देखना ही बंद कर दी। तो एक बहुत निरर्थक कंपटीशन हो गया। 400 सीट के लिए 6 लाख लोग फॉर्म भर रहा। गांधी कह रहा है कि इसीलिए हो गया कि सब उद्देश्य से भटक रहा है। जाति इसीलिए तो बना है। गांधी कह रहा है कि इंडिया में जो जाति है वो जाति काम के लिए बना है। ये बाद में लोग उसको ऊंचा नीचा कर दिया। उन्होंने साफ बोला कि जाति कार्य विभाजन के लिए है, ऊंचा और नीचा समझने के लिए नहीं है। गांधी ने साफ कहा कि मानव ईश्वर के संतान है, हम लोग के पिता ईश्वर है, और जैसे एक पिता के लिए सभी बच्चे समान होते हैं, उसी तरह सभी मानव किसी जाति के समान है, और हर अंग का अलग अलग काम है। उंगली का अलग काम है, नाक का अलग है, आंख का अलग है, कान का अलग है। अब इसमें हम स्तरीकरण करें, कहें कि सजाएं महत्वपूर्ण अंग है, आंख, कान, नाक, हाथ। सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? नाक कर रहा है। हाथ कहेगा कि तो महत्वपूर्ण है तो हवा लेते रहो, हम खिलेवे नहीं करेंगे। तुम कौन महत्वपूर्ण है जी? आंख महत्वपूर्ण है कि नाक है कि कान है कि जीभ है? तो यही स्तरीकरण नहीं करोगे
तुमको साफ कहना है कि हर अंग का अपना अपना एक कार्य, तुम्हारे कौन उंगली महत्वपूर्ण है, बीच वाला की छोटा, सभी कोई एक उंगली हटा दो तो समझ लो कि कितना अच्छा से मुट्ठी बांध पाओगे, क्या काम कर पाओ। सबका इसमें स्तरीकरण मत करो। तुम लोग आदत भी है कि ये इंपॉर्टेंट है, जरा थोड़ा डाउन लग रहा है, यही चीज गिरा दिया जाति में, ये हाई लेवल की जाति है, लो लेवल। गांधी कह रहा है कि पिता ईश्वर है, इस और एक पिता के लिए सभी बच्चे समान, फिर इसमें लेवलिंग क्यों कर रहा है? अगर तुम किसी को ऊंचा कर रहे हो, किसी को नीचा कर रहे हो, तो यह ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। ईश्वर की कभी यह इच्छा नहीं, और हर का महत्व समान होना चाहिए। एक बाल और दाढ़ी बनाने वाले का भी वही महत्व होना चाहिए जो एक वकील का, जो एक ब्राह्मण का है। ऐसा नहीं समझना कि कोई नाली साफ कर रहा है तो एक छोटा काम कर रहा है, वो एक आवश्यक अंग है, वो भी कोई ना कोई करे, तो वो भी एक साफ कर रहा है तो उसका अलग स्किल है, कोई लोहार है तो उसका अलग स्किल है, और सब मिला करके हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। और हमारे शरीर में कोई बड़ा है न छोटा है, सब एक जैसा। काला आदमी अच्छा है कि गोरा? काला आदमी अच्छा है कि गोरा? सब एक ही लाइन बोलना है कि सभी मानव का जो रचना है, बनाने वाले हैं ईश्वर है, और उनका बनाया हुआ में तुलना किया ही नहीं जा सकता। साधारण कोई बनाया ही नहीं आपको, कोई आदमी बनाया होता तो बोलते कि अच्छा ही खराब है, आपको बनाने वाला ऊपर बैठा, उतना हाई लेवल इंजीनियर आपको बनाया, उतना हाई लेवल इंजीनियर आपने प्राण डाला है, तो उसमें स्तरीकरण क्या है कि गोरा अच्छा, काला अच्छा, देखने में खराब, जो जैसा है ईश्वर की रचना है, और उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तुमको ये सोचना है। तो कई बार इंटरव्यूअर पूछता है ज्यादा अच्छा आपको लगता है गोरा आदमी की काला आदमी, ज्यादा बढ़िया जीव है बंदर की आदमी की कुत्ता, सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? कौन है रे? सभी अपनी जगह पर बुद्धिमान है। तुम सोच रहे हो मानव बुद्धिमान, अब कुत्ता अपने में बतियाता होगा कि भौंकना दोबारा देखो कैसे भागेगा, बुद्धिमान कहता है। तो अपने में बतियाता होगा कि बुद्धिमान हम लोग हैं, दोबारा भौंकने से सीधे भाग चले, क्योंकि उनकी बात भाषा हम नहीं समझ रहे हैं, तो हम लोग अपने से काबिल बन रहे। बात समझिए आप, ये कभी मत सोचना कि बुद्धिमान प्राणी है, हम लोग श्रेष्ठ प्राणी है, वो ऐसे हीन प्राणी है, उसका नाक ऊंचा है, उसका नाक नीचा है, जैसा नजर आएगा सीधे सोचना कि इसको भगवान ने बनाया। साधारण ये नहीं। और गांधी इसीलिए कहते हैं कि जाति बहुत अच्छी बात है, वर्ण बहुत अच्छी बात है। क्यों? इनके सपोर्टिंग समझो। अगर एक लोहार का बेटा है तो बचपन से वही कार्य को देख रहा है, तो जितनी कुशलता उसके अंदर उस कार्य के लिए होगी, जितना गुणवत्तापूर्ण वह किसी सामान को बना पाएगा, क्या नया व्यक्ति उस बिजनेस में एंट्री करेगा तो ऐसा कर पाएगा? नहीं। एक लोहार का बेटा बचपन से ही हथौड़ी से ही खेला, थोड़ा सा होश संभाला है तो 2-3 किलो टांग के ही ले चला, तो जितना मजेदार ढंग से वो हथौड़ी चला लेगा, दिन भर मेहनत कर लेगा, धूप में रहेगा, दूसरा व्यक्ति उस धंधा में आएगा तो उससे नहीं हो। एक सोनार का बेटा जितना बढ़िया सोना पे प्रोडक्ट बनाएगा, उससे दूसरा से उस बिजनेस में आएगा तो नहीं हो। और गांधी यही कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वर्ण व्यवस्था पर आधारित आजीविका कोई अपनाता है तो उसको अलग से प्रशिक्षण देने का, ट्रेनिंग देने का भी जरूरत नहीं है, वो तो बचपन से ही फुल ट्रेंड। अब एक सोनार का बच्चा दिन रात दुकान देखते रहा है, और जब अपना बड़ा हुआ तो सोच रहा है सोना का दुकान खोलेंगे, तो क्या उसको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है? तो कई बार दुकान में ऐसे ही इतना घटना घटित हुआ है कि उस सब कहानी जान रहा, किस स्तर पर ठगा गया है, कैसे ठग सकता है, कौन सोना नकली है असली है, उस सब ट्रेनिंग बच्चे से उसका हो। नहीं भी ट्रेनिंग लेना चाह रहा है तो घर में खाते समय चर्चा चला कि आज एक ग्राहक आया था, नकली लेके आया था, ऐसे ऐसे धर दिया, वो खाते समय सुन के ट्रेनिंग ले ली। तो गांधी कह रहा है कि जिसको प्रशिक्षण भी नहीं चाहिए, इसमें कंपटीशन हमारा कमेगा नौकरी के लिए, जिसमें बचपन से इस कार्य को दिखा है तो उसकी कुशलता उस लेवल का होगा। गांधी का मानना है कि बायोलॉजिकल रूप में, आनुवांशिक रूप में जिस प्रकार हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों से हमारे आकार आते हैं, उसी तरह गांधी कहते हैं कि खाली आकार नहीं आता है, गुण भी आता है। बापे पूत प्राप्त घोड़ा, कुछ न मिले तो थोड़म थोड़ा, वो कहावत। पिता से, उसके खानदान से कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा लक्षण भी आएगा, खाली चेहरे नहीं आए। और गांधी कह रहे हैं कि बताओ जब तुम्हारे अंदर जेनेटिकल रूप में गुण आ गया, लक्षण आ गया, तो तुम्हें छोड़ के दूसरा जगह कहां जा रहे? और ये चीज तुम करोगे तो जीवन का उद्देश्य खाली नौकरी नहीं ना है, नौकरी कर ले तो जीवन सार्थक ना किया तो जिंदगी बेकार। ये क्या दिमाग में? ये तो उसी तरह की बात हो गई जैसे एक पेड़ पर कुछ सांप चढ़ गए और नीचे जो तालाब में मछलियां थी उन लोग को कहे कि हिम्मत है तो चढ़ के दिखाओ, जब तक पेड़ पे नहीं चढ़ोगे हम टैलेंट नहीं माने। तो इसका मतलब क्या है? मछली पानी में से निकल करके पेड़ चढ़ने लगेगी और क्या वो चढ़ पाएगा? नहीं, मर जाना है उसको। और वो जब गिर गिर के मरे तो उसको कहे कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट इसमें, पर इसका अपना टैलेंट है जो पानी में दिखेगा। अब वो खाली कहे कि उतर के आओ पानी में तो दिखाते हैं, टैलेंट किसको कहते हैं? इनका अपना क्षमता है जो वृक्ष पर चढ़ने वाले प्राणी। तो उसी तरह से कई बच्चे, तुम लोग इसके फेर में पढ़ा हो, कोई लड़का फेर में पढ़ा होगा, 10वां पास होते ही सब लोग एक चीज कहे होंगे कि IIT वाला पेड़ पर जो चढ़ गया ना जिंदगी सार्थक। उन्होंने ये नहीं देखा कि तुम मछली है कि जानवर है कि क्या है, बस सबके बाबूजी एक काम है, चल बेटा IIT में नाम चढ़ जो कैसे हो पेड़ पर। अब जिसके अंदर अलग टैलेंट था, अलग क्षमता था, उसने भी पेड़ पे चढ़ने का प्रयास किया, नहीं चढ़ पाए। आज जितने IAS लोग को देख रहे हो ना, उनमें 50% वही लोग हैं जो पेड़ पे कभी चढ़ने का कोशिश किए थे, नहीं चढ़ पाए थे, इसीलिए उधर IAS कर। बात समझ लीजिए। तो अब आप समझ रहे होंगे हर व्यक्ति का गांधी कह रहा है कि अलग क्षमता, तुम्हारी क्षमता समोसा बनाने की ही है, तुमने अपने पिता से वही सीखा है और वही तबीयत बनाते हो, तो क्या जीवन में पैसा का कमी होगा, तुम्हारा सुख नहीं होगा, शांति नहीं होगा, जरूरी है कि पेड़ पे ही चढ़ जाए? गांधी कह रहे हैं कि ये विचार को समझो, ये नहीं है कि हाँ हम यही करेंगे, ये नहीं सोचना। तुम जिस चीज में क्षमता रखते हो उसको करो, और तुम्हारे अंदर आनुवांशिक रूप में गुण आया हुआ है और उस गुण के कारण तुम कार्य करोगे तो ज्यादा अच्छा करो। तो देखिए अभी पॉइंट्स आप समझ रहे होंगे गांधी इतना कस के समर्थन क्यों कर रहा है। गांधी ये भी कह रहा है कि एक ही काम अगर बचपन से करते रहोगे तब ऐसा एक समय आएगा कि तुम्हारे अंदर कार्य से अब छोड़ के भौतिकवाद प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगा और आध्यात्मिक नेचर जनरेट करेगा। कार्य बदलोगे तो नहीं आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा। एक ही काम कर रहे हो, कोई बचपन से हो संभाला, लोहा पिटते पिटते 60 साल 65 साल होते होते कितना पीटे चले प्रभु के शरण। तुम्हारे अंदर जिज्ञासा, तुम्हारे अंदर भौतिकता, तुम्हारे अंदर इच्छाएं समाप्त होगी, यह भी सब छोड़िए, सब अब ऊपर का ध्यान करना। लेकिन एक बार इस सबसे डिफरेंस गुण में जाओगे तो हमेशा लगेगा किधर से कुछ मारते हैं, कैसे कुछ पैसा ले लें, बुढ़ापा तक लगेगा कुछ घिसते ही रहे, भगवान तुम सब ऊपर फेंक करेंगे, नीचे सब बिखरता है, बर्बाद करना है। तो ये सब जो देख रहा हूं गांधी कह रहे हैं कि व्यक्ति के अंतिम उद्देश्य भी होनी चाहिए, इच्छाओं का अंत। व्यक्ति के अंदर एक आध्यात्मिकता का भी बोध होना चाहिए, उसके अंदर लगे कि हम अध्यात्म की ओर भी चले। उसका दो तरह का जीवन है, एक इधर का जीवन, एक उधर का जीवन, दोनों की तैयारी होनी चाहिए। और गांधी देखिए इन अभी हमने 5 जो स्टेप बनाए, इनके कारण आपने समझ गया होगा पूरा गांधी क्यों वर्ण व्यवस्था को एक आवश्यक अंग मानते। गांधी ने कहा कि वर्ण व्यवस्था सही है, परंतु उन्होंने कहा कि इसमें अस्पृश्यता नहीं होना चाहिए, स्तरीकरण नहीं होना चाहिए। जाति सिर्फ इसलिए है कि कार्यों का विभाजन हो, जाति इसके लिए कतई नहीं है कि कौन ऊंचा और नीचा है। हम लोग इसको समझे। हम लोगों ने क्या किया, आज स्थिति यह है किसी जाति से पूछो कि तुम सबसे नीचे हो तो अपने नीचे का 2 जात का नाम गिना दे, हम ही नीचे हैं, हमारे नीचे ही जात, ही जात। उसके पास जाओ कि सबसे नीचे सुने आप ही हैं, क्या बोला है, हमारे नीचे तो अपने ही 2 जात, हम लोग से नीचे। चेन रिएक्शन है, श्रृंखला भी गिरी। और ये जो स्तरीकरण हम लोग जो कर दिया, गांधी इसके खिलाफ, अस्पृश्यता के गांधी खिलाफ है कि छुआछूत एकदम नहीं होना चाहिए।
हाँ, इस लेवल पर उन्होंने इसका सपोर्ट किया। तो बताओ क्या उनका सपोर्ट कोई गलत सपोर्ट है? गांधी का जो कहना है वो आप समझ गए। लेकिन अब क्या है, चूंकि जाति व्यवस्था में क्वेश्चन आलोचनात्मक रूप में ही आया, तो गांधी के इस वर्ण व्यवस्था की संकल्पनाओं में उनकी कुछ सीमाओं को देख सकते हैं। सीमाओं का मतलब है कि जो गांधी ने जो बोला उसमें कुछ लिमिटेशंस है, वो पूरा रूप से सत्य नहीं हो सकता। जैसे हम ही पढ़ा रहे तो मेरी भी कुछ सीमाएं होगी। हम कहें कि हम किसी को समझा देंगे, किसी को सुना देंगे, किसी को याद करवा देंगे, तो इस लाइन की कुछ सीमाएं होगी ना। तुम 3 महीने का लड़का को ले आएगा, याद करवाइए इसको सर, और उसके पास हम बोल रहे हैं तो भे कर रहा था। हमारी सीमाएं है ना कि कम से कम इतना उम्र होगा तब सीखेगा। सीमाएं का मतलब जहां लागू ना हो। अब ध्यान दीजिए, गांधी के लिमिटेशंस पर आप कुछ ध्यान करवाते हैं। गांधी ने बताया कि लोगों को अपना पैतृक आजीविका का साधन अपनाना चाहिए। तो आप इस लिमिटेशंस को दोगे कि वर्तमान में आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग चल रहा है, और इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां उच्च शिक्षा और उच्च दक्षता की आवश्यकता होती है, वहां आनुवांशिक विधि से कोई भी नौकरी नहीं की जा सकती। अब बताओ, आज का युग विज्ञान प्रौद्योगिकी का है, कोई डॉक्टर है तो अब उसका बेटा भी इसीलिए डॉक्टर बन जाए कि हमारे बाबूजी डॉक्टर थे, तो क्या उचित है? नहीं है। अब कोई अलग से पायलट है, उसका बेटा कहे कि हम पायलट के बेटा है तो हम लाइए जहाज उड़ाएंगे, क्या उचित होगा? नहीं होगा। बचपन से उसको जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग थोड़ी मिलेगा कि बेटा ये स्टीयरिंग धरो, उसका पायलट अकेले जा रहा। कई ऐसे सेक्टर है जहां अकेले जा रहा, तो वो तो नहीं है उसको ट्रेनिंग मिल रहा। तो गांधी के इस बात को कि पैतृक चीज अपनाओ, आपको पकड़ना है कि गांधी जो बोले हैं तो आज के युग में, विज्ञान प्रौद्योगिकी के युग में हर जगह ही नहीं हो सकता। हाँ, वहां हो सकता है जहां पे सुनारी है, लोहारी है, कुंभकारी है, बड़ीगिरी है, इस शिल्प कला के क्षेत्र में ऐसा हो सकता है। दुकानदारी है तो उसमें हो सकता है कि बचपन से वो देखते रहा कि ग्राहक कर देगा कैसे, उसके अंदर एक अलग टोन। कपड़ा बेचने वाला है तो उसका बेटा बचपन से देख रहा है तो बेची देख, जिसको बेचने का स्किल आ जाता है ना तो गंजा आदमी कोई कंघी बेच देता है। बस उसके पास बेचना एक अलग दक्षता है, अलग स्किल है, उसके पास दक्षता होना चाहिए। कंघी की भी दुकान खोले हुए देखा, एक भी बाल नहीं, सब उड़ा हुआ है, अभी उसको बेच के भेजे जाएगा। कंघी की दुकान आई है, आपका तो सब बाल उड़ा हुआ है, हाँ तो सही में उड़ा। आपके लिए हम एक स्पेशल कंघी निकालते हैं, ये देखिए 500 का कंघी, डेली 8 बार मारिएगा कुछ बाल आ जाएगा, करके बेचिए देगा। अच्छा नहीं है, तो बेचने वाले के अलग स्किल होते हैं ना, तो वो बचपन से सीखा है तो समझ रहा है कैसे इसको बेचना। अब इसमें बात को समझिए, सामान बेचने का मतलब एक ही चीज होता है, भावना पर चोट। आपके भावना, हम इंडिया में 2-4 भावना है, जितना प्रचार देखोगे सब में वाला खाली चोट पहुंचाएगा, सामान बिक जाएगा। इंडिया में 2-4 चीज है, एक तो सबसे ज्यादा महिला, विवाह, बच्चा, ये सब इंडिया का बहुत बड़ा खराबी, कमजोरी। कोई चीज का तुम प्रचार देखो 2-4 चीज में भेंट हो ही जाएगा, शादी ब्याह के बैंड बजा एक बजा देगा, नहीं तो कुछ नहीं है तो महिला भी जरूर एक आ ही जाएगी। हम तो यहां तक देखे रेजर के प्रचार होकर में महिला आई, बताओ दाढ़ी, बुलेट के प्रचार देख रहे थे। अब बताओ बुलेट के प्रचार में, बताओ ना यार कितना सीसी इंजन है, इतना गियर है, इतना स्पीड है, तो सब नहीं। सामान्य गाड़ी से एक आदमी जा रहा है, एक महिला खड़ी है तो उसको कुछ नहीं किया, बुलेट से जा रहा था, हाथ देकर बैठ गई, ये लीजिए एनफील्ड। भाई कौन प्रचार है भाई? अरे प्रचार का मतलब क्वालिटी ना बताओगे तो आप जो देख रहे हो तो ये प्रचार क्या है? ये प्रचार जो देख रहे हो ये भावनाओं पर चोट। इसमें अब तुम देखिए क्रैक क्रीम का प्रचार, शादी की पूरी तैयारी हो गई और उसी समय एकदम सीधे जयमाला होने वाला है और लड़के का नजर लड़के के फटे हुए एड़ी पर पड़ती और लड़का कहता है शादी नहीं होगा, इस तरह का पैर इसका फटा हुआ है, बारात चली जाती और तब क्रैक क्रीम का प्रचार देता है। अब तुमको लगता है कि जिसका शादी वाला उम्र है वो एक बार प्रचार देख ले तो बिना अपना एड़ी देखे रहेगा, वो जरूर देखेगा। और अगर थोड़ा सा भी फटा हुआ है तो मन में सोच रहा है ऐसा ना बाराती लौट, कभी सुना है कि एड़ी फटने से बाराती लौट जाएगा, लेकिन प्रचार में क्या किया, वो चोट कर दिया। अब जिसका एड़ी फटा हुआ है वो तुरंत कहेगा कि ना क्रैक है, वो खरीद के ले आएंगे, लगाएंगे, शुरू हो जाएगा। भले 2 दिन लगा के फिर भूल जाएगा, लाएगा जरूर, और बार बार वही चीज चोट करता है। वो खाली चोट करता है कि हाँ कैसे लेंगे, फिर धीरे धीरे मान लो कि प्रचार चला 5 महीना, तो जितना विवाह वाले उम्र के लोग हैं सब खरीद ली, फिर बिक्री उसका बंद होगी। तब वो क्या करेगा, देखेगा कि नवी खरीद दिया तो प्रचार चेंज कर देगा, फिर क्या करेगा, बुढ़ी किसी को लाएगा, अब बुढ़ी महिला को क्रैक क्रीम लगवाएगा और क्रैक क्रीम लगा के बुढ़ी महिला एकदम पैर देखेगी और ऐनक के सामने गाएगी अभी तो मैं जवान हूं। बस इसके बाद एक बुढ़ी महिला भी छोड़ेगी क्रैक क्रीम को, वो कहेगी अरे ये इतना बुढ़ी थी अब जवान पैर, ठीक हम भी लाएंगे। किसी वर्ग को बेचना है ना, बस वही वो करता है। तो अब तुम समझ रहोगे कि गांधी यही चीज बार बार कह रहे हैं कि भाई ये स्किल सब में नहीं आएगा, ये वंशानुगत सिस्टम में जो आएगा और उसी से वो कर पाएगा, जितना बढ़िया वो करेगा उतना कोई नहीं करेगा। लेकिन इसमें लिमिटेशन समझ देख लिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी का एक लिमिटेशन। दूसरा देखो इसमें क्या कमी, महात्मा गांधी ने कहा कि वर्ण व्यवस्था एक प्राकृतिक व्यवस्था है और यह वर्ण व्यवस्था प्राकृतिक के साथ साथ कैसा है, सार्वभौमिक है, सब जगह सही है। लेकिन आपको कहना है कि महात्मा गांधी इसको प्राकृतिक बताए, लेकिन क्या ये प्राकृतिक सिस्टम है? यह मानवीय गुण है और मानवीय चीज प्राकृतिक नहीं हो सकता और सार्वभौमिक नहीं हो सकता, यूनिवर्सल नहीं हो सकता, यूनिवर्सल सिस्टम नहीं है। आपको कभी नहीं सोचना कि साइंस है Na जोड़ Cl बराबर NaCl, ये नहीं है, Na जोड़ Cl बराबर H2O भी बन सकता है। बात समझ लीजिए। कई लोग तुम देखा होगा इलेक्शन में जाति गिन लेते हैं, जात इतना, जात इतना, जात इतना, वोट बराबर इतना, हम जीत गए। वो गणित जोड़े हैं, लेकिन वहां रसायन चलता है, रिएक्शन मार देता है, मालूम चला कि जोड़े हुए थे, भाग्य वो दूसरा जगह मार दिया, इसका कुछ उधर भाग। कोई कंप्लीट मैथमेटिक्स थोड़े, ये मानवीय की चीज है, मैथमेटिक्स नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है कि तुम जो जोड़ लिया हो जाएगा, कब किधर मार देगा टर्निंग, वो तुम्हारे मैथ से ऊपर का सिस्टम। व्यक्तियों का अपना विचार है। तो गांधी की यह बात भी हम लोग देखें कि एक सीमाओं में आ गया, और भी कुछ सीमाएं गांधी का हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि गांधी के इस वर्ण व्यवस्था में क्या क्या सीमाएं आएंगे, और तब हम लोग फाइनली निष्कर्ष दे देंगे। निष्कर्ष में भी फाइनली हम लोग उन बातों को ही देंगे कि गांधी इसको क्या माने हैं, वर्ण व्यवस्था को एक श्रम विभाजन का आधार माने। गांधी ने भी उस वर्ण व्यवस्था में क्या छुआछूत का, स्तरीकरण का समर्थन किया है? नहीं किया। वो पैतृक व्यवसाय अपनाने को क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा रोजगार के लिए न हो, और मुख्य रूप से वो चाहते हैं कि कुशलता और गुणवत्ता घटे की बढ़े। ये बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट अभी वर्क करनी है। तो चलिए पहले हम लोग नोट करते चलेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे, इसमें नोट कर लेंगे, फिर आपका क्वेश्चन देंगे जो वर्क करना रहेगा। बोलो। चलिए तो ऊपर आप हेडिंग दे दिए वर्ण व्यवस्था पर गांधी के विचार, नीचे लिख दीजिए महात्मा गांधी ने वर्ण व्यवस्था को हिंदू धर्म का एक अंग माना है। हिंदू धर्म का एक अंग माना है। हिंदू धर्म का एक अंग माना है। उन्होंने इसे प्राकृतिक व्यवस्था
व्यवस्था मानते हुए, उन्होंने इसे प्राकृतिक व्यवस्था मानते हुए इसका भरपूर समर्थन किया है, इसका भरपूर समर्थन किया है। वे वर्ण व्यवस्था को उतना ही सही मानते हैं, वर्ण व्यवस्था को उतना ही सही मानते हैं, उतना ही सही मानते हैं जितना जितना न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, जितना न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सत्य है, जितना न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सत्य है। गांधी के विचारों में वर्ण व्यवस्था, गांधी के विचारों में वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन पर आधारित एक प्रणाली है, श्रम विभाजन पर आधारित एक प्रणाली है जिसके माध्यम से श्रम की आवश्यकता और उपलब्धता, श्रम की आवश्यकता और उपलब्धता, आवश्यकता और उपलब्धता में संतुलन कायम होता है, आवश्यकता और उपलब्धता में संतुलन कायम होता है। देखो हम मेन थीम लिख दिए कि गांधी ने जिस वर्ण व्यवस्था को बताया वह एक श्रम विभाजन पर आधारित एक पद्धति है। गांधी ने कहा कि आखिर कोई ना कोई तो लोहा बनाए, बिना बनाए लोहा के सामान हमको थोड़ी चाहिए, कोई तो जरूर बनाए, कुदाल चाहिए, कोई ना कोई जरूर बनाए, सोना चाहिए, कोई ना कोई जरूर बनाए। अब जो व्यक्ति ट्रेडिशनली चल रहा है, परंपरागत चल रहा है, वो जितना बढ़िया बनाएगा, नया एंट्री मार्केट उतना बढ़िया नहीं कर सकता। तो नया वाला भटक रहा है, वो अपना काम छोड़ रहा है और खोज रहा है नौकरी, अब पुराना वाला कर रहा है कि हाँ गांव में खोल दो, मार रहा है एंट्री, तो मालूम चल रहा है सामान भी ठीक नहीं, अब भटक भी रहा। ये भी वो कह रहा है कि पिता के आजीविका को अपनाओ, ये हम केवल कह रहे हैं किस लिए, तो तुम्हारा सिर्फ घर चलने के लिए, बाकी शिक्षा तुम जितना पाओ। ये शिक्षा के विरोधी नहीं है, ये नहीं समझना कि कह रहे हैं कि नाली साफ करने का बेटा या कुम्हार का बेटा कुम्हारगिरी ही सीखे तो पड़ेगा कैसे, अभी बीपीएससी कौन करे। तो गांधी कह रहे हैं कि शिक्षा भी तुमको ग्रहण करना, लेकिन तुम्हें जब आजीविका की आवश्यकता हो जाए, लगे कि शिक्षा के बाद में कुछ नहीं मिला, तो वो वाला पैटर्नल सिस्टम तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया है, और शिक्षित होकर जब तुम काम करोगे तो और अच्छा करो। बात समझ रहे हैं सब? गांधी के नहीं समझना कि गांधी छोटा के छोटा बनाना चाह रहे हैं, बड़ा का बड़ा। कई लोग बात को जो है गांधी को बढ़िया से नहीं समझता, तो बेचारा गांधी पर ही गुस्सा निकालते रहता है। जिस समय मैंने उसका एक कलंगी सॉफ्टवेयर चढ़ जाता है, उल्टा वाला सॉफ्टवेयर चलेगा तो डेली गांधी पर हल्ला करते रहे, हम उसको बैठा के 15 दिन सीधा वाला सॉफ्टवेयर चलेगा तो बस गांधी फिर ठीक करेगा। हर चीज का सॉफ्टवेयर है ना। तो गांधी की जो वर्ण व्यवस्था है, गांधी ऐसा कहीं नहीं कहते कि हम ये है वो है। हाँ, ये राजनीति के लिए लोग अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, ये राजनीति के लिए लोग कर दिया ताकि इस जाति के ये वो नेता रहे, इसको खाली खींच के ले आना है, बाकी जो करो। तो नेता लोग अपना राजनीति का एक प्लेटफॉर्म बना दिया अगड़ी पिछड़ी। कहीं अगड़ी पिछड़ी गांधी नहीं कर, गांधी कह रहा है कि बताओ एक व्यक्ति का 4 बेटा है, अब वो अगला बेटा, पिछड़ा बेटा, मध्य पिछड़ा बेटा, अति पिछड़ा बेटा, तो क्या वो सही कर रहा है? नहीं कर रहा। सरकार के दायित्व है सब एक समान देख, वो ईश्वर जैसा देखो। गांधी जाति को कहीं नहीं कर रहे, उसका स्तरीकरण करो, लेवल करो। तो बाद में राजनीति का पार्ट, तो ये राजनीति के पार्ट के हिस्से को उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि लोकतंत्र होगा, लोग वोट के लिए करेंगे, उस समय इनकी विचार है। तो इसीलिए हमने बताया कि इसमें आलोचनात्मक बात आएंगे, तो हम लोग सीमाओं को देख लिए, 2-4 आइटम उनका खींचेंगे कि ये सीमाएं हैं इनका। तो चलिए अब इसमें हम लोग एक पैराग्राफ इसमें चेंज करेंगे, लिख दीजिए महात्मा गांधी, महात्मा गांधी आजीविका के लिए, आजीविका के लिए परंपरागत, परंपरागत अर्थात पिता के व्यवसाय को, परंपरागत अर्थात पिता के व्यवसाय को, पिता के व्यवसाय को अपनाने के समर्थक रहे हैं, पिता के व्यवसाय को अपनाने के समर्थक रहे हैं, समर्थक रहे हैं। उन्होंने व्यवसाय केवल जीविकोपार्जन के लिए, व्यवसाय केवल जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक माना है, आवश्यक माना है। इसके लिए वे शिक्षा ग्रहण करने को भी स्वीकार किए हैं, शिक्षा ग्रहण करने को भी स्वीकार किए हैं, शिक्षा ग्रहण करने को भी स्वीकार किए हैं। महात्मा गांधी ने वर्ण व्यवस्था को, महात्मा गांधी ने वर्ण व्यवस्था को उसके निम्नलिखित विशेषताओं के कारण, उसके निम्नलिखित विशेषताओं के कारण, निम्नलिखित विशेषताओं के कारण उसे समाज के लिए आवश्यक बताया, उसे समाज के लिए आवश्यक बताया। हम लोग देख लें कुछ ड्राफ्टिंग। पहला तो आप समझ रहे हैं कि इसमें वर्ण व्यवस्था के लिए पहला नंबर आप जो पॉइंट्स देखे, इस पॉइंट्स में आपने क्या देखा? तो फर्स्ट पॉइंट आप देखे बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं। पहला नंबर क्या ऐसा गुण इसमें देख, तो आपने देखा कि वर्ण व्यवस्था में हम लोग देखे कि एक व्यक्ति के अंदर वर्ण व्यवस्था होने के कारण जो आजीविका की जो प्रतिस्पर्धा है, आजीविका की प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, नौकरी के लिए बोलो बढ़ेगा कि घटेगा? जल्दी बोलिए। तो आजीविका की प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी, ये सबसे पहली विशेषता होगी। दूसरा नंबर फिर हम लोग इसमें चले तो एक महत्वपूर्ण विशेषता फिर हम लोग इसमें देखें तो इसमें देखेंगे कि इसके कारण एक सबसे पॉजिटिव चीज फिर क्या आ रहा है कि इसमें गुणवत्ता और कुशलता कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा होंगे, कुशलता और गुणवत्ता में वृद्धि।
कुशलता गुणवत्ता में वृद्धि होगा इसके कारण। तीसरा नंबर पॉइंट से हम लोग चल रहे हैं, तो थर्ड पॉइंट से हम लोग देखें तो थर्ड पॉइंट्स में आप सारे लोग समझ पा रहे होंगे कि इसको हम लोग देखें कि आनुवांशिक रूप से बताओ केवल रूप रंग आता है कि गुण भी आता है? गुण का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण गुण का भी हो रहा है, तो हम लोग गुण भी हम लोग को अंदर जा रहा है, तो ये भी एक विशेषता हो गई। अगली विशेषता हम लोग देखें, क्या इसमें प्रशिक्षण होगा? नहीं, तो प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी, प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम लोग यह प्रॉपर्टीज भी इसका देख लिए। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टीज और देखेंगे, 2 2 4 हो गया, तो जिस डिजाइन से शुरू किए उसी डिजाइन से यहाँ पे 5वां नंबर पे हम लोग पहुंच जाएंगे, और एक प्रॉपर्टीज और देखने के बाद इनको उसी रूप में लॉक कर देंगे। तुमको हम बार बार बताएं जैसा मर्जी वैसा डिजाइन बना सकते हो, परीक्षा में बैठ के और टाइम मिले तो इसमें कुछ कुछ डिजाइनिंग और कर देना, बैठना नहीं है, सेकंड का उपयोग तब तक लिखना है जब तक कोई छीन ना ले। कुछ नहीं बुझाएगा तो इसी को डिजाइन में सजाएंगे कि लाओ ऐसा कर दे, ये लगे कि ना जबरदस्त इसने बनाया है, और तब इसका हम लोग वर्णन करेंगे, डिस्क्राइब इसको कर देंगे। तो हम लोग देख लें, इसी के कारण आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख होगा। तो ये हम लोग का एक पॉइंट हो गया, इससे 2 फायदा हो गया। एक तो नीचे जो हम लोग चलेंगे उसका एक बेस बन गया कि इसी का डिटेल कर देंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा की विशेषता है, इसी के कारण गांधी इसको स्वीकार करते हैं। प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं। प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं। हो गया सबसे। अब इसको हम लोग एक एक करके डैश देके डिटेल करेंगे। नीचे डैश देके लिख दीजिए, जो नहीं लिखे हैं वो अपना कॉलम बनाते रहेंगे। नीचे डैश देके लिख दीजिए, महात्मा गांधी के अनुसार व्यक्ति यदि पैतृक व्यवसाय को अपनाता है, तो उसे आजीविका प्राप्त करने में काफी सहजता होगी। उसे निरर्थक प्रतिस्पर्धा से नहीं गुजरना होगा। नीचे डैश देके, बचपन से एक ही कार्य को देखने और करने से उस कार्य में व्यक्ति अधिक दक्ष होगा तथा उत्पाद की गुणवत्ता भी अधिक होगी। नीचे डैश देखे, महात्मा गांधी का यह मानना था कि आनुवांशिक रूप से व्यक्ति में न केवल अपने पूर्वजों का आकार आता है, बल्कि उसमें गुण भी स्थानांतरित होता है। मतलब समझा इस लाइन का? तो आप जितने लोग बैठे हो सबको घर में कोई ना कोई जरूर कभी ना कभी कहा है कि तुम पापे वाला मुंह है, नहीं तो फिर मम्मी वाला, नहीं तो फिर मामा वाला, नहीं तो नाना वाला, कोई ना कोई आदमी का नाम लेके खानदान से बोला कि तुम वही वाला है, कुछ नहीं मिला तो ना चाय मुंह चाय जरूर कोई बता। तो गांधी कह रहा है कि तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी केवल आकार ही नहीं कॉपी होता है, गुण भी आता है। और तुम कई बार सुना होगा कि एकदम हूबहू मम्मी वाला गुण इसमें आ गया, नहीं तो पापा वाला गुण आ गया, नहीं तो नाना वाला गुण आ गया, नाना को भी अच्छा नहीं लगता था, इसको भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये आनुवांशिक रूप से जो तुम देख रहे हो ना, यही गांधी का कि जब प्रॉपर्टीज तुम्हारे अंदर आनुवांशिक है तो उसमें तुम ज्यादा अच्छा करोगे काम। नेक्स्ट लिख दीजिए, नेक्स्ट डैश के नीचे लिखे, आजीविका के लिए वंशानुगत कार्य पद्धति को अपनाने से
वंशानुगत कार्य पद्धति को अपनाने से, वंशानुगत कार्य पद्धति को अपनाने से उस कार्य के करने के लिए, उस कार्य को करने के लिए, उस कार्य को करने के लिए किसी औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं रह जाती है, किसी औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं रह जाती है, किसी औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं रह जाती है, प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं रह जाती है। नीचे डैश लिख लीजिए। महात्मा गांधी का यह मानना है, महात्मा गांधी का यह मानना है कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक ही प्रकार के कार्य को करता है, एक ही प्रकार के कार्य को करता है, एक ही प्रकार के कार्य को करता है, तो उस व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर कार्य की तृष्णा समाप्त होती है, कार्य की तृष्णा समाप्त होती है, और वह भौतिकता से, और वह भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख होता है, भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख होता है, आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख होता है, आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख होता है। अब आपने अभी सुना पूरी बात कि वर्ण व्यवस्था के किन विशेषताओं के कारण गांधी ने इस वर्ण व्यवस्था को कहा कि यह न्यूटन के ग्रेविटेशन नियम के जैसा जरूरी है। क्यों इतना कठोर बोला कि कुरान नहीं मानते हो तो मुस्लिम नहीं, बाइबल नहीं मानते हो तो ईसाई नहीं, और वर्ण नहीं मानते हो तो हिंदू नहीं। क्यों उन्होंने इसमें इतना गुण देख, लेकिन वहां पे फिर गांधी के एक दो बात यहां पे पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना होगा। क्या कि गांधी का कहना है कि वर्ण व्यवस्था कार्यों के विभाजन के लिए है, ऊंच नीच के लिए नहीं। महात्मा गांधी ने कहा कि समस्त मानव ईश्वर के संतान है, और जैसे एक पिता के लिए सभी संतान समान होते हैं, तो उसी प्रकार सभी मानव समान हैं। किसी जाति को ऊंचा, किसी को नीचा कहना यह ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध कार्य है। उन्होंने स्तरीकरण और छुआछूत जो देख रहे हो इसका पूरा कठोर रूप से विरोध किया। तो जाति में गांधी की ये बात जब तक नहीं लिखोगे तब तक जांचने वाले का दिल नहीं भरेगा। ये बात लिखोगे तो लगेगा कि यहां वर्तमान प्रदेश से भी जोड़े हैं, तो पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए, उसी में डैश नहीं देना, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। लिखिए गांधी के अनुसार, गांधी के अनुसार, गांधी के अनुसार वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कार्य विभाजन के लिए है, वर्ण व्यवस्था कार्य विभाजन के लिए है, कार्य विभाजन के लिए है, ऊंच नीच और भेदभाव के लिए नहीं, ऊंच नीच और भेदभाव के लिए नहीं, ऊंच नीच और भेदभाव के लिए नहीं, ऊंच नीच और भेदभाव के लिए नहीं। उसी में लिखना, उन्होंने सभी मानव को ईश्वर का संतान बताया, उन्होंने सभी मानव को ईश्वर का संतान बताया, सभी मानव को ईश्वर का संतान बताया। जैसे एक पिता के लिए, जैसे एक पिता के लिए सभी पुत्र समान होते हैं, एक पिता के लिए सभी पुत्र समान होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले, विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले सभी समान महत्व के होते हैं, सभी समान महत्व के होते हैं। समाज में जितनी आवश्यकता एक बाल और दाढ़ी बनाने वाले की है, समाज में जितनी आवश्यकता एक बाल और दाढ़ी बनाने वाले की है, नाई नहीं लिखना, जाति सूचक शब्द लिखना ठीक नहीं है, इसलिए बाल दाढ़ी वो अपना निकल गया। जितनी आवश्यकता बाल और दाढ़ी बनाने वाले की है, उतनी ही आवश्यकता वकील की है। गांधी जी अपने से तुलना की, हम वकील हैं तो मेरा भी उतना इंपॉर्टेंस है जितना बाल दाढ़ी बनाने वाला, उतना ही आवश्यकता एक वकील की है, वकील की है। अतः दोनों का समाज में समान महत्व होना चाहिए, अतः दोनों का समाज में समान महत्व होना चाहिए। जाति का स्तरीकरण, जाति का स्तरीकरण, स्तरीकरण समझ आना, ऊपर नीचे का लेयर लगाना, स्तरीकरण और अस्पृश्यता, और अस्पृश्यता को उन्होंने दैविक इच्छा के विरुद्ध बताया, को उन्होंने ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध बताया, ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध बताया। इसे वर्ण व्यवस्था का अंग न मानकर, इसे वर्ण व्यवस्था का अंग न मानकर, वर्ण व्यवस्था का अंग न मानकर वर्ण व्यवस्था की बुराई माना, वर्ण व्यवस्था की बुराई माना, वर्ण व्यवस्था की बुराई माना। तो अब तो आप समझ पा रहे होंगे कि वर्ण व्यवस्था का जो पार्ट है, आप बढ़िया से समझ रहे होंगे कि वर्ण व्यवस्था का ये सभी जो पार्ट है वो कितना आवश्यक पार्ट हो गया। गांधी को हम लोग कितना पूरा लिखते हैं, गांधी एक्चुअल में क्या वो समझाते हैं तुमको तो समझ में आएगा, क्योंकि तुम लोग अगर कोई टाउन में रहा है तो उस बात को नहीं समझेगा जो गांधी देख रहे हैं। गांधी ने गजब का भारतीय गांव में एक स्ट्रक्चर देखा। उन्होंने देखा कि भारतीय गांव में कुम्हार कुंभकार है जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, पानी पीने वाला बना रहा है, कुल्हड़ बना रहा है, वो अलग से मिट्टी के सभी घड़ा बना रहा है, उसका एक मिट्टी वाले बर्तन बन रहा है। उसी में एक बाल दाढ़ी बनाने वाले सिर्फ एक जाति है जो बाल दाढ़ी बनाते हैं। उसी में अलग अलग हम लोग देख रहे हैं कि
सिस्टम वाले लोग हैं, इनके पास जमीन नहीं है, जमीन अब कई दूसरे लोग के पास है जिनके पास खेती करने का सिस्टम। गांधी देखते हैं कि कितना बढ़िया नेचर है, इसके पास जमीन नहीं है, फिर भी खाने के अनाज का दिक्कत नहीं, एक बैलेंस पर भारतीय गांव टिके हो। इसके यहां कोई शादी विवाह होगा तो इसकी ड्यूटी है मिट्टी के बर्तन पहुंचा देना, फ्री ऑफ कॉस्ट। इनकी ड्यूटी है शादी ब्याह में पैर रंगने के लिए इनकी पत्नी जाएगी, विधान होगा तो खुद इनके हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ के विधि विधान करवा देंगे, बदले में उनको साड़ी उड़ी मिलेगा, कुछ इच्छा है तो दे देना है। ये सब परस्पर एक दूसरे से ज्वाइंट है। अब फायदा क्या है, ये भी जो खेत काटेंगे फसल तो इनका भी हिस्सा है, वो ऑटोमेटिक है। जैसे ही काटे तो कहेंगे कि एक बोझा तुम्हारा एक बोझा इसका, और ऐसा सब मालिक लोग देगा तो बिना खेत रहे इसको बड़ा सा पुआल का गांज लग गया कि वाह ये भी दिए वो भी दिए ये भी दिए, ये भी जो ड्यूटी अपना सबके पहुंचा रहा है। तो पूरे गांव एक बैलेंस सिस्टम है, और वो चाह रहे कि कितना अद्भुत बैलेंस सिस्टम है, ना कहीं बेरोजगारी है, कोई कुछ नहीं देख रहा कि नौकरी पाना है, कोई चाहिए खाना नहीं मिल रहा है, ये सब हो गया, सब एक बैलेंसिंग में। और इसी को वकालत कर रहे हैं कि ये अच्छा सिस्टम, ये चैन तोड़ दोगे तो इसको फिर मजदूर नहीं मिलेगा, इसके यहां शादी विवाह होगा तो फिर मालूम चलेगा कि इसको जो चाहिए मिट्टी का बर्तन तो है नहीं, तो उधर से प्लास्टिक वाला लाएगा, तो प्लास्टिक रहेगा, इसका सारा सिस्टम टूट जाएगा, इसका सिस्टम टूट जाएगा, पूरे चैन टूट जाएगा। और इसी कारण से गांधी ने जिस वर्ण व्यवस्था की बात की वह एक श्रम विभाजन पर आधारित एक पद्धति की बात। बोलो पद्धति क्लियर हो गया, ग्रामीण परिवेश की इस पद्धति को समझे। अब हम लोग इसमें कुछ उनकी लिमिटेशंस को देते हैं, लेकिन कब लिखना, जब क्वेश्चन आएगा गांधी के वर्ण व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर, तभी लिखना, नहीं कि हर जगह पटकिए देना कितना लिखा हुआ है तो धरो इसको भी ठीक कर देते। गांधी के वर्ण व्यवस्था की विशेषताओं को लिखे तो क्या सीमाएं लिखोगे, नहीं, आलोचनात्मक मूल्यांकन परीक्षण तब इसको लिखेंगे। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए, हाँ समीक्षा परीक्षण लिखी है, आप उसमें नेगेटिव पॉइंट्स परीक्षण में, आलोचनात्मक मूल्यांकन में, समीक्षा में, ये परीक्षण में भी करना है तो 3-4 चीज में लिमिटेशंस आ जाएगा। नीचे लिख दीजिए गांधी के वर्ण व्यवस्था की संकल्पना की सीमाएं, गांधी के वर्ण व्यवस्था की संकल्पना की सीमाएं, गांधी के वर्ण व्यवस्था की संकल्पना की सीमाएं, वर्ण व्यवस्था की संकल्पना की सीमाएं। चलिए बढ़िया से समझेंगे हम लोग गांधी के वर्ण व्यवस्था की संकल्पना की क्या क्या सीमाएं रही है, खूब ध्यान से सुनोगे। पहला नंबर हम लोग खुद से एक लिमिटेशंस निकाल रहे हैं, क्या, तो पहला नंबर हम लोग लिमिटेशंस निकाले कि गांधी कहते हैं कि पैतृक व्यवसाय अपनाओ, लेकिन आज का युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग, आज विज्ञान प्रौद्योगिकी इतने आगे निकल गए हैं कि इसके लिए कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां उच्च प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उच्च शिक्षा की आवश्यकता होती है, वहां कोई व्यक्ति पैतृक व्यवसाय अपनाएगा तो वो कहीं से उचित नहीं, यानी गांधी की इस बात को काटेंगे। अब किसी को अंतरिक्ष में उड़ान भरना, पिताजी भर दिया तो बेटों को भरवा देंगे, अंतरिक्ष में उड़ान की अलग प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग, अगर बेटा उस तरह का लेगा ट्रेनिंग तब ना आ जाएगा। अब ऐसे ही कहेगा हमारे पिता उड़े थे तो हमको भी उड़ा दीजिए, प्रशिक्षण हम समझिए गुण गांधी जी बोले ऑटोमेटिक आया, कोई गुण आएगा कि अंतरिक्ष छोड़ने वाला गुण। तो उसी प्रकार से हम लोग इस बात का खंडन करेंगे कि सब जगह मान नहीं है, लिमिटेशंस है। तो नीचे डैश करके लिख दीजिए, डैश करके लिखिए, वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है, वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। इसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं, इसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां उच्च शिक्षा के साथ साथ, जहां उच्च शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण आवश्यक होता है, उच्च शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण आवश्यक होता है। महात्मा गांधी ने आजीविका के लिए, आजीविका के लिए पैतृक व्यवसाय के अपनाने की बात कही, पैतृक व्यवसाय के अपनाने की बात कही, जो वर्तमान संदर्भ में, जो वर्तमान संदर्भ में बोलो कह रहे हैं कि पिता के व्यवसाय अपनाओ, तो वर्तमान संदर्भ में कर देना है कई क्षेत्र में, क्या उचित रहेगा, नहीं, तो उचित करना है तो सिंपल भी कर सकते हो, थोड़ा सा चाहिए कि थोड़ा और अच्छा से करते हैं तो कहेंगे वर्तमान संदर्भ में कई क्षेत्र के साँचे में उचित बैठता हुआ नहीं पा रहे हैं। परफॉर्मा है ना, ये साचा है, हम पा रहे हैं कि भाई इस साचा में ये वाला सेट करेगा, और तुम्हारा आगे पिताजी किया तो साचा में सेट नहीं करेगा, तो ये कई क्षेत्र में सेटिंग नहीं होगा, तो उसी चीज को लिख देंगे। क्या लिखा लाइन को फिर से पढ़ लीजिए, वर्तमान, वर्तमान संदर्भ में कई क्षेत्र में, कई क्षेत्र में, कई क्षेत्र में उसके साँचे में, उसके साँचे में, उसके साँचे में उचित नहीं प्रतीत होता है, उसके साँचे में उचित नहीं प्रतीत होता है। तो पहला नंबर तो हम लोग गांधी जी को पकड़ के भाई देखिए आप जो ही बोले हैं तो ये तो हम धर लिए। दूसरा नंबर फिर क्या धर रहे हैं, गांधी बोलते हैं कि ये यूनिवर्सल सिस्टम, तो कोई भी सामाजिक नियम यूनिवर्सल नहीं होता। सामाजिक नियम का मतलब है कि अब कोई व्यक्ति कोई खास तरह का भाषण दे या मुख्यमंत्री हो जाए, और कोई कहे कि ये वाला भाषण यूनिवर्सल है, हो सकता है वही व्यक्ति दूसरा जगह भाषण दे तो लाज जूता चलने लगे, कोई जरूरी है कि यूनिवर्सल हो जाएगा। यूनिवर्सल मानविकी में कुछ नहीं होता, मानविकी में तुम ये नहीं समझोगे कि बोले इसलिए ऐसा हो गया, हो सकता है अगला बोलेंगे तो दूसरा चीज हो जाएगा। और कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और तुम मानविकी में प्रशिक्षण कर रहा है कि देखो फील्ड में 5 बजे शाम में 40 साल का एक आदमी बैठा है और एक 5 साल के बच्चे से 5 ग्राम का पत्थर उस पर मारेंगे तो बच्चे को देख के मुस्कुराता है, तो क्या यूनिवर्सल नियम सही है? 5 बजे शाम में वो व्यक्ति फिर बैठे, हम नियम दे दें कि देखो उस आदमी कोई 5 साल का लड़का ही पत्थर से मारेगा तो बच्चों के प्रति देख के वो हंसेगा, हो सकता है उस दिन वो पत्नी से लड़के आया होगा, तनाव में होगा, बच्चे फिर वही पत्थर ले जाके वैसे ही मारा, लेकिन इस बार उठ करके बहुत कस के खींच दिया कि डेली देख रहे 4 दिन से देख रहे पत्थर मार रहा, हो सकता है ऐसा ना। मानविकी में कोई यूनिवर्सल नहीं होता, ये साइंस नहीं है कि वही हो। तो ये जो गांधी कह रहा है कि यूनिवर्सल है तो हम उसका खंडन करेंगे। तो नीचे डैश करके लिख दीजिए, महात्मा गांधी ने वर्ण व्यवस्था को प्राकृतिक और सार्वभौमिक बताया, वर्ण व्यवस्था को प्राकृतिक और सार्वभौमिक बताया, परंतु कोई भी सामाजिक नियम
न तो प्राकृतिक हो सकता है, न तो प्राकृतिक हो सकता है और न ही सार्वभौमिक। कोई भी सामाजिक नियम न तो प्राकृतिक हो सकता है और न ही सार्वभौमिक। एक और कमी करते सीमाएं 3 काफी है। गांधी ने बोला कि एक ही प्रकार के कार्य करने से आदमी के अंदर कार्य की तृष्णा समाप्त हो जाए और वह भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख हो जाए। क्या इस सब मनुष्य पर लागू होगा? कई लोग मरते मरते तक वो नहीं करता। एक आदमी दुकान चला रहा था और बहुत कस के बीमार पड़ गया, अचानक बेहोश हो गया, उसको ऊपर ले जाया गया। दुकान उस समय काफी भीड़ थी और उसी बीच में वो बेहोश हो वृद्ध हो चुका था, बुरा हो गया था। उसकी दुकान पर कई लोग और बेटा बेटी सहयोगी रहते, तो सब लोग भाई बेहोश हुआ है तो सब लोग टांग के ऊपर ले। थोड़ा देर बाद उसकी आंख खोली तो देखा क्या सब यहीं पर है। तारे बेटा तो हाँ हम भी यहीं हैं, अब जो थी तारे भी यहीं है, पत्नी तो भी यहीं है। तब उठ के वो बहुत कस के चिल्लाया कि सब यहीं आ गया तो दुकान पर कौन? तुमको अभी बताओ क्या उसकी तृष्णा जा सकती है? वैसे व्यक्ति की तृष्णा कभी नहीं जाएगी। तो यही कहना कि गांधी कहते ऐसा हो जाएगा तो सब व्यक्ति पर नहीं लागूगा। कुछ कुछ व्यक्ति ऐसा है जो जाएगा, अब जिसके अंदर इतनी तृष्णा है कि मर भी रहा है तो एक आदमी नीचे रहो बाकी ऊपर रहो, दुकान बंद करके भी क्या कर रहा है, टाइम चल रहा है। तो यही बात तुमको यहाँ पे उनकी लिमिटेशंस में देना है। तो नीचे टेक्स्ट लिख दीजिए। गांधी के अनुसार एक ही प्रकार के कार्य करने से व्यक्ति में कार्य की तृष्णा समाप्त होती है, व्यक्ति में कार्य की तृष्णा समाप्त होती है और वह आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख होता है, और वह आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख होता है, आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख होता है। परंतु यह तथ्य सभी पर लागू नहीं होता है, यह तथ्य सभी पर लागू नहीं होता है। अब हम लोग निष्कर्ष में इसको हम लोग बंड अप कर दें। निष्कर्ष के बाद अब आपका कंप्लीट हो गया। ये जो बताया है कब यूज करना है? हाँ, जब आलोचनात्मक मूल्यांकन होगा तब। अरे तुम अपने साथी का कैसे अच्छाई भी जानते हो, बुराई भी जानते हो, सब जानते हो, लेकिन कब कहां यूज करना है ये भी तुम जानते हो। जब उसे गुस्सा रहते हो, लगता है कुछ शिकायत करना है तो सब बड़ाई वाला पद छोड़ के ये वाला पंप पटक देता। ऐसे किया था उस दिन, ऐसे भी कर लिया था उस दिन, ऐसे ये वाला एकदम डाउन रख। कहीं देखा इसका बड़ाई करना है तो ये वाला डाउन कर दिया, ये वाला एकदम ठीक ठाक निकाल दी। कहीं देखा कि मीडियम में रखना है तो वही भी पटक दिया, भी पटक दिया। बैलेंस से अपने से पटकना है। तो तुमको अच्छाई खराबी सब जानना है, आवश्यकता के अनुसार पटकना। इनकी गांधी के वर्ण व्यवस्था दिया और करा प्रशंसा, तुम पटक लिया कि लो सब ठीक कर देते। तो ये ध्यान रखना है। चलिए निष्कर्ष में हम लोग क्या देखें? गांधी ने जिस वर्ण व्यवस्था की परिकल्पना किया वो किस पर आधारित? श्रम विभाजन पर आधारित था। और गांधी ने इसका इसीलिए समर्थन किया क्योंकि इसमें गांधी कह रहे हैं कि आजीविका के लिए प्रतिस्पर्धा कम होगी, इससे व्यक्ति के कार्य की दक्षता बढ़ेगी, वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ेगी। और गांधी ने इसे प्राकृतिक बताया। गांधी ने कहा कि यह जाति का उद्देश्य सिर्फ एक है, काम का विभाजन। इसका कतई उद्देश्य ऊंचा और नीचा करना नहीं है। और इसीलिए उन्होंने अस्पृश्यता और जो आप देख रहे हो जाति में स्तरीकरण, इस प्रकार की सामाजिक बुराई का भी, जाति की बुराई का भी उन्होंने उस पर गहरा प्रहार किया। तो आपको लिख देना है कि गांधी देखिए ये कह रहे हैं, ये सब जो खराबी है ना उस पर भी चोट पहुंचाए, बस निष्कर्ष हो जाएगा। तो नीचे लिख दीजिए। गांधी ने जिस वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, जिस वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया वह श्रम विभाजन पर आधारित था। श्रम विभाजन पर आधारित था। इसके माध्यम से न केवल आजीविका के लिए प्रतिस्पर्धा में कमी संभव था, न केवल आजीविका के लिए प्रतिस्पर्धा में कमी संभव था, बल्कि इसके माध्यम से व्यक्ति की दक्षता और उत्पाद की गुणवत्ता भी बढ़ाना संभव था। उन्होंने वर्ण व्यवस्था में व्याप्त बुराई, स्तरीकरण और अस्पृश्यता पर भी गहरा आघात किया। वे इसे ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध बताए। हाँ बोला जाए, कस के बोलिए। नेता का बेटा जो नेता बनता है उसको वंशवाद बोलते हैं। उस समय नेता कहाँ है? रोजगार वैसा नहीं ना है। गांधी कहते हैं रोजगार के लिए, नेता रोजगार नहीं, उद्देश्य सेवा। रोजगार थोड़ा व्यवसाय है, नेता व्यवसाय है, व्यवसाय में ही कह रहे हैं। पिता समाज सेवा कर रहे हैं तो बेटा समाज सेवा ही फिर नहीं रहो, आजीविका भी तो तुमको चाहिए। नेता का उद्देश्य कतई इनकम नहीं है। जो नेता है उन लोगों को पेमेंट एकदम, गांधी कहते थे निःशुल्क, पैसा वैसा नहीं, सेवा करो, तुमको ऊपर मेवा मिलेगा। ये नेता का मतलब मेवा प्राप्ति नहीं है, सेवा प्राप्ति है, सेवा करना। तो ये नहीं है तुम जो सोच रहा है कि मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, तो अभी तुम सोच रहा है मुख्यमंत्री की इनकम। उस समय कोई इनकम के लिए नहीं था, ऐसा नहीं करा गांधी के जो है सेवा का भाव है तो सेवा। आजीविका तुमको करना, आजीविका अलग पार्ट। तो इसलिए आजीविका के लिए तुम देखो कि तुम्हारे पिता नेता बन गए तो वो तो भाई समाज सेवा कर रहे हैं, तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा? तो बाबा का देखो क्या है और बाकी का देखो क्या है। तो तुम्हारे इसलिए कहीं पिता नहीं लिखे हैं, वंशानुगत सिस्टम में क्या है उसको कंटिन्यू रखो। तो यहाँ आजीविका शब्द तुम्हारा है, नेता वाला कोई आजीविका नहीं मानना। और कोई बात इसमें दिक्कत नहीं ना? ये बताइए आपसे वर्ण व्यवस्था पर कलम चलेगा कि नहीं? आराम से। अरे हम तो खूब लिखा देते, तुमको लिखना कितना है? 2.5 पन्ना बस।
पढ़ाई पढ़ना कौन समस्या हो, तो ऐसे शुरू करोगे, डिजाइन मारोगे, कहोगे कि यार टकना शुरू होगी, ये तो जैसे ही छूओगे निकल जाए। तो इसीलिए तुमको हम खुद ही चाहते हैं कि खूब कस के उसके बारे में थॉट डेवलप रखें, डिजाइन वगैरह भी जान के हम लोग 2-3 बनाए कि आपको जो वाला इच्छा है तुम इससे भी अलग